हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलियापुर। टुडे वी बी डिस्कसिंग टॉर्क। तो टॉर्क क्या होती है? टू पुट इट सिंपली, टॉर्क एक फोर्स की कैपेबिलिटी होती है टू चेंज द रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी, राइट। बॉडी की रोटेशन को चेंज करने की एक फोर्स की कैपेबिलिटी। एग्जाम्पल से समझते हैं। सो मान लो ये मेरा एक दरवाजा है, दिस इज अ डोर, राइट। और यहाँ से मेरा दरवाजा हिंज किया हुआ है मैंने। Let's just make clear diagram, right? डोर हिंज किया हुआ है मैंने यहाँ से। अब मेरे को ये चीज पता है कि दरवाजा खोलने के लिए मुझे 15 न्यूटन की फोर्स चाहिए, तो वही 15 न्यूटन फोर्स मैं यहाँ लगा सकती हूँ, वही 15 न्यूटन फोर्स मैं यहाँ लगा सकती हूँ, वही 15 न्यूटन फोर्स मैं यहाँ लगा सकती हूँ। कहाँ पे ये जो फोर्स लगा रही हूँ वो लगाना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, सबसे ज़्यादा इजीली मुझसे खुल जाएगा। तो वैसे आप कहेंगे कि 15 न्यूटन चाहिए, 15 लग रहा है, ऑल थ्री विल बी द सेम। लेकिन सिर्फ ये नहीं देख रहे फोर्स कहाँ कितनी लग रही है, ये भी देखेंगे कि फोर्स कहाँ लग रही है, हिंज से कितनी दूर लग रही है। आपने नोटिस किया होगा दरवाजों पे जो डोर नॉब होता है वो बिल्कुल हिंज के अपोजिट साइड पे, तो हिंज यहाँ है तो डोर नॉब बिल्कुल यहाँ होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हम फोर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स, यस, लेकिन सिर्फ फोर्स की बात नहीं है, यहाँ पे हम दरवाजे को रोटेट कराना चाह रहे हैं। सो वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द फोर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ द फोर्स टू चेंज द रोटेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन दिस केस द डोर, राइट। तो मतलब हम टॉर्क भी देखेंगे। अब टॉर्क मतलब कितना डिस्टेंस देखना पड़ेगा। डिस्टेंस सबसे ज्यादा, ये जो गैप आर है, सबसे ज्यादा कॉर्नर पे जाके होता है, बिल्कुल दूसरे एज पे जाके होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो टॉर्क जो है इट डिपेंड्स ऑन फोर्स बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस आर। तो टॉर्क को मैं लिख सकती हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर ताउ, राइट। ये फैंसी सा टी है, उल्टा जे मान लो इसे, इनफैक्ट अगर आसान रहता है याद करने में। आर क्रॉस एफ, अगर मैग्नीट्यूड वाइज मुझे ताउ देखना, सो दैट इज आर एफ साइन थीटा। आई होप सबको क्रॉस प्रोडक्ट याद है। या फिर टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर या एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। एफ परपेंडिकुलर है कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ अलोंग पोजीशन वेक्टर आर। सिमिलरली आर परपेंडिकुलर है कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस आर या पोजीशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ, राइट। फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इंटू फोर्स, व्हाटएवर। SI यूनिट हुई न्यूटन मीटर। SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। अच्छा, एक और चीज, क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब ऐसा गिवन चीज है दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, राइट। तो अगर मुझे किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालनी है, मतलब एग्जांपल से देखते हैं। मान लो मुझे टॉर्क निकालनी है पॉइंट 3, 4,5 पे एक फोर्स लग रही है, लेट्स से 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप की। अगर अभी मुझे टॉर्क निकालने को कहा जाता है देन द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, क्योंकि मैं किसके अबाउट टॉर्क निकालूं। दिस इज लाइक सेइंग कि मैंने इस हिंज पे यहाँ मैंने फोर्स लगाई F पे, लेकिन मैं जो टॉर्क निकालूंगी दरवाजा खोलने के लिए वो किसके अबाउट निकालूंगी, इस हिंज के रिस्पेक्ट में निकालूंगी। सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी एक हिंज, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जिसके अबाउट में टॉर्क निकालूं। सो लेट्स से दैट्स द ओरिजिन। तो मेरा पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, 3i कैप 3, 4, 5 प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब टॉर्क क्या होती है, r क्रॉस f। मेरा r ये रहा और ये मेरा f, ठीक है। सो आई होप सबको निकालना याद है। I कैप, J कैप, K कैप, R मतलब 3, 4, 5, F मतलब 2, 4, 3, राइट। मतलब ये आएगा -8i कैप 3 में से प्लस J कैप 12, 8, 4k कैप, राइट। तो अगर मुझे टॉर्क की वेक्टर वाइज वैल्यू निकालनी है तो वही आएगी -8i कैप प्लस J कैप प्लस 4k कैप। और अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है टॉर्क का, सो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर 64, 4 स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 8, 81, 9, वो फिर स्क्वायर हो गया।
सो 9, राइट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज 9 और वैसे टॉर्क आ रहे हैं -8 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। अब अगर मुझे यही टॉर्क अबाउट एन एक्सिस निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगी? सो लेट्स इमेजिन फॉर अ सेकेंड, ये मेरी एक बॉडी है और ये मेरा एक्सिस ए पी है, ये एक पॉइंट पी है जिसको कुछ फोर्स लग रही है एफ, ठीक है, और ये एक पॉइंट ओ है और ए बी जिसके रिस्पेक्ट में मैं सब देखने वाली हूँ। तो ये है मेरा आर वेक्टर और ये है मेरा एफ वेक्टर। अब जो निकलेगा वो एक्चुअली आर और एफ के रिस्पेक्ट में ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस है, पर रेफरेंस पॉइंट जो मेरा चल रहा है दैट इज पॉइंट ओ। वन सेकेंड, इसमें भी 4 केसेस बनेंगे। पहला केस है कि जो फोर्स है इफ दैट इज पैरेलल, if the given force is parallel to my axis, right? जो मैंने फोर्स लिया है यहाँ पे, मैंने ए बी के फोर्स मैंने ए बी के पैरेलल ले लिए। देखो मुझे पता है जो मेरा यहाँ पे क्या कहते हैं, जो मेरा यहाँ पे टॉर्क आएगा दैट इज आर क्रॉस एफ, मतलब आर और एफ दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगी। लेकिन क्योंकि पैरेलल है, मेरा जो आर है और एफ है दोनों पैरेलल हो गए। अगर दोनों पैरेलल है मतलब दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है दैट इज इक्वल टू 0, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 0, व्हिच मींस बाय एक्सटेंशन टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए अगर मेरी फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस तो फिर जो मेरी टॉर्क लग रही है दैट इज 0, क्योंकि मेरा जो फोर्स वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर के पैरेलल हो जाता है। पहली चीज तो मेरी ये आ गई। जो सेकंड चीज है दैट इज माय फोर्स वेक्टर इज लेट्स से इंटरसेक्टिंग। मेरा फोर्स वेक्टर जो है वो एक्सिस को एट सम पॉइंट Q कह लो इंटरसेक्ट करता है। तो अब यहाँ पे क्या फर्क पड़ने वाला है? यहाँ पे क्या होगा अगर मेरा F AB को इंटरसेक्ट करता है तो शॉर्टेस्ट देखते हैं ना, अगर मेरी जो फोर्स F है वो AB को इंटरसेक्ट करती है तो फिर मेरे F और R सेम लाइन पे लाई करना शुरू कर जाएंगे, राइट। तो उससे क्या होगा, मेरा F और R दोनों सेम लाइन पे आ गए। क्योंकि आप देखो इसी डायग्राम पे अगर मैं अलग कलर से समझा देती हूँ, ये मेरी फोर्स F मान लो जा रही है, ठीक है, और तो ऑब्वियसली क्लोजेस्ट पॉइंट देखा तो ये पॉइंट O1 मान लिया, ठीक है, और ये वाला पॉइंट है जिस पे फोर्स लग रही है। तो F वेक्टर ये रहा और ये मेरा आ गया R वेक्टर। तो आप देख सकते हैं ये जो F वेक्टर है और R वेक्टर है बोथ लाई ऑन द सेम लाइन, और दो वेक्टर्स जो सेम लाइन पे होते हैं उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 है, क्योंकि वन सेकंड उनके बीच का थीटा 0, उनके बीच का साइन थीटा 0 और उससे जो मेरा टॉर्क है दैट इज वंस अगेन इक्वल टू 0। मतलब हमने देख लिया कि अगर जो मेरी फोर्स है वो AB के पैरेलल हो जाती है या AB को मेरे एक्सिस को इंटरसेक्ट कर देती है, देन इन बोथ द केसेस टॉर्क विल बी 0। ठीक है, अब ये तो इंटरसेक्टिंग वाले केसेस सारे कवर हो गए। अब द थर्ड केस इज नॉट इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे लेकिन परपेंडिकुलर है। मतलब जब मैं फोर्स वेक्टर और आर वेक्टर को थोड़ा सा पीछे पीछे खींचूंगी दोनों को, तो फिर दोनों चीजें जो होंगी वो पैरेलल निकलने वाली हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं उस केस में क्या करते हैं, देखो मान लो ये मेरा वन सेकेंड ऑब्जेक्ट है, ये मेरा एक्सिस है, नहीं हाँ ये मेरा एक्सिस है AB, ठीक है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, ये मेरा पोजीशन वेक्टर R चला गया, ठीक है। अब मेरे को ऐसी फोर्स लगानी है जो इस वेक्टर को इंटरसेक्ट ना करे, लेकिन अगर मैं दोनों को खींचती हूँ, वैसे दोनों स्क्यू लाइंस हो, लेकिन अगर मैं खींचती हूँ तो फिर परपेंडिकुलर हो जाए, राइट। अच्छा वो कैसे होगा, देखो ये मेरा एक्सिस खींचे जा रहा है, ये मैंने खींची है, मान लो मैं कोई फोर्स लगा देती हूँ ऐसी, ये मैंने फोर्स लगा दिया। अब मेरे को बहुत क्लियरली दिख रहा है अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ ऐसे तो ये चीज परपेंडिकुलर आएगी, लेकिन मैंने एक्सटेंड ही नहीं की, मैंने मिलने का चांस ही नहीं दिया दोनों को, राइट।
तो इसीलिए क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे इनकी टॉर्क ऑटोमेटिकली जीरो नहीं हो रही। अगर ये थोड़ा सा हिल जाता और दोनों इंटरसेक्ट कर जाते तो फिर जो टॉर्क थी वो जीरो हो जाती, राइट। तो अभी मेरी टॉर्क कितनी आएगी, देखो ये तो मेरा फोर्स तो फिलहाल उतनी रहेगी, अब मेरे को कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। तो मैं इसे देखूंगी, फोर्स तो है ही है, इनटू ये मेरा ओपी आ रहा है ना, वैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे, राइट, आर एंड आर क्रॉस एफ। और यहाँ जो मेरी एफ है और आर है वो स्क्यू है लेकिन परपेंडिकुलर है, मतलब जो थीटा है वो 90 डिग्री है, तो एक्चुअली हमें साइन थीटा नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, ये वाला, इस डायग्राम में थोड़ा सा जूम इन करो क्लियरली दिखें, ये वाला जो पॉइंट है मेरा जिस पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट्स नेम दिस पॉइंट क्यू, ठीक है, और ये पॉइंट तो मेरा ओ था। तो ये जो लाइन ओ क्यू है हम इसे कंसिडर करने वाले हैं, इन फॉर्म ऑफ आर हम इस लाइन ओ क्यू को कंसिडर करने वाले हैं। तो दिस विल बी एफ, ये चीज तो रहेगी इनटू डिस्प्लेसमेंट आर कितना हुआ मेरा ओ क्यू इनटू साइन थीटा मतलब साइन 90 मतलब 1, तो ये हुआ एफ इनटू ओ क्यू। इसमें ओ क्यू का सिर्फ मैग्नीट्यूड आने वाला है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। ओके, चौथा केस, स्क्यू नॉट परपेंडिकुलर, मतलब ना इंटरसेक्ट कर रही है और इंटरसेक्ट करने के अलावा भी ना ये दो जो मतलब लाइंस खींचेंगी ना ये परपेंडिकुलर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक्चुअली काफी सिंपल काम करना है, ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर, ना एक्सिस ओ और पॉइंट पी, और ये हवा में कहीं और से महाशय निकल रहे हैं यानी पैरेलल खींच रहे हैं। सो इससे परपेंडिकुलर नहीं खींच रही, सो इट्स जस्ट परपेंडिकुलर खींच रही है यार। ओके, दिस लुक्स गुड, राइट। ये मेरी फोर्स जा रही है ऐसे एफ, आई एम सो सॉरी मेरे कैमरा की बैटरी दोबारा चली गई थी। सो एनीवेज हम कहाँ थे, हाँ, तो ये मेरा जा रहा है एफ वेक्टर और ये मेरा आर वेक्टर, राइट। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, इस आर के परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट ले लूँगी। जैसे ये है ना, तो इसका पैरेलल लाइन अगर मैं खींचूंगी तो ऐसे जाएगी, राइट, और इसकी परपेंडिकुलर खींचूंगी तो ऐसे, ये मेरा पैरेलल कंपोनेंट और ये मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। केस 2 में हमने देखा कि पैरेलल कंपोनेंट की वजह से तो जीरो आ रहा है, और केस 3 में हमने देखा परपेंडिकुलर के हिसाब से कैसे निकाल देगा कि डाउन द लाइन ये परपेंडिकुलर है, राइट। तो केस 3 का यूज हम यहाँ करेंगे, केस 2 का यूज हम यहाँ करेंगे, और ऐसे कोई भी आप कैलकुलेटिंग टॉर्क अबाउट द एक्सिस का सिस्टम ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो एक्सिस के बाद टॉर्क निकालने वाले भी 4 केस होते हैं। पहला केस होता है कि अगर पैरेलल है विच केस टॉर्क जीरो है, अगर इंटरसेक्टिंग है तो भी टॉर्क जीरो है, इंटरस्क्यू है मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही लेकिन पैरेलल है, सो किससे निकलेगी, जहाँ पे मतलब हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट किया था परपेंडिकुलर पॉइंट तक जाने के लिए, जितना एक्स्ट्रापोलेट किया था वो वाला वेक्टर मान की तरह कंसिडर करेंगे। और क्योंकि 90 डिग्री है तो जो मेरा क्योंकि 90 डिग्री है जो मेरा थीटा है दैट इज 90, साइन थीटा इज 1, तो इसका सिर्फ एफ इनटू आर। अगर स्क्यू है और परपेंडिकुलर भी नहीं है देन इसे पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करने वाले हैं, फॉलोइंग व्हिच वी विल यूज केस 2 एंड 3 टू सॉल्व। आई होप ये क्लियर है एक्सिस के अबाउट कैसे निकालते हैं। एक तो और थोड़ी सी जरूरी चीजें आती हैं, उससे पहले मैं एक एग्जांपल कराना चाहती हूँ इन केसेस पे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, राइट। सो तो मुझे कहा हुआ है that a bob of mass m is suspended at point O by a string of length L. Bob is moving in a horizontal circle. ठीक है, लाइन बाय लाइन। A bob of mass m is suspended at point O by a string of length L. मतलब पॉइंट O पे एक मैंने बॉब सस्पेंड किया हुआ है मास m का by a string of length L. Next, bob is moving in a horizontal circle. मतलब ये जो जा रहा है ये कुछ ऐसे चक्कर काट रहा है, जैसे कौन जैसा लगता है ना, थोड़े से ऐसे चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ ग्रेविटी एंड टेंशन अबाउट पॉइंट O और O0 कौन सा
ओ तो ऊपर वाला है, ये मेरा ओ डैश पॉइंट गिवन है मुझे, ये मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस कि जो रेडियस है हॉरिजॉन्टल सर्कल का आर दिया हुआ है। ठीक है, मुझसे क्या पूछ रहा है? सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ ग्रेविटी एंड टेंशन अबाउट पॉइंट ओ एंड ओ नॉट। तो टॉर्क, ग्रेविटी और जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो कितना टॉर्क लगा रही है अबाउट द पॉइंट ओ एंड द पॉइंट ओ डैश। एक तो ये चीज पूछी है, दूसरी चीज पूछी है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट टॉर्क अबाउट ये वाला एक्सिस। तो ये प्रीटी मच सब कुछ कवर करने वाला क्वेश्चन हो गया, पॉइंट्स वाले भी आ गए और एक्सिस वाले भी आ गए। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट ओ के अबाउट अगर देखते हैं और मुझसे क्या पूछा है, टेंशन का टॉर्क पॉइंट ओ के अबाउट। देखो टेंशन की जो फोर्स है वो अलोंग द स्ट्रिंग है, राइट? अलोंग द स्ट्रिंग अगर फोर्स है और पॉइंट ओ लाइज ऑन द स्ट्रिंग, मतलब मैं कहीं पे भी दूसरा पॉइंट मान लूं और फोर्स लग कहाँ बॉब पे रही है, तो जो एफ और आर है दे लाई ऑन द सेम लाइन, पैरेलल है, मतलब टॉर्क ऑफ टेंशन अबाउट O इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलर। अच्छा, अब टॉर्क ऑफ ग्रेविटी की अगर हम बात करते हैं वंस अगेन अबाउट पॉइंट O, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये जो मेरा था बॉब ऑफ मास m, इस पे नीचे लग रही है फोर्स mg और ये लग रही है मेरी टेंशन। ये एंगल अगर मैं थीटा ज्यूम करती हूँ तो आई कैन से कि ये जो एंगल है ये भी थीटा है, मतलब ये जो ऊपर कंपोनेंट खींचेगा कितना खींचेगा, t cos थीटा। ठीक है, ओके। तो जो मेरी ग्रेविटी की वजह से लगेगा mg है, ठीक है, ओके। ग्रेविटी मतलब जो फोर्स है वो मेरी कैसे जा रही है, जो मेरी ग्रेविटी फोर्स है अबाउट पॉइंट O वो जा रही है कैसे, ऐसे जा रही है, मतलब एक्चुअली mg ऐसे है लेकिन मेरे को देखना कहाँ है, यहाँ पे, मतलब ये थीटा कंपोनेंट्स में अगर इसमें दोबारा मैं ब्रेक करती हूँ तो ये जो मेरी चीज आएगी mg sin थीटा। ठीक है, और ये कितना है L, मतलब जो टॉर्क है दैट इज इक्वल टू mgl sin थीटा। ये तो हमने चीजें O के अबाउट देखी। अब अगर हम O डैश पे आते हैं, ठीक है, O डैश की सबसे पहले तो टॉर्क ऑफ ग्रेविटी की अगर बात की जाए, देखो नीचे जा रही है ग्रेविटी mg, O से डिस्टेंस है r, 90 डिग्री एंगल और इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, मतलब sin थीटा 1, तो टॉर्क ऑफ ग्रेविटी अबाउट पॉइंट O डैश इज इक्वल टू mgr, सिंपल एज दैट। कंसेप्ट समझ आ जाएगा, निकालना आसान होता है। टॉर्क ऑफ टेंशन अबाउट पॉइंट O डैश, अब अगर देखो टेंशन वंस अगेन मेरी ऐसे जा रही है, मैंने यहाँ निकाली थी कितनी है मेरी टेंशन, t cos थीटा इज इक्वल टू mg, मतलब जो मेरी t है दैट इज इक्वल टू mg अपॉन cos थीटा। ठीक है, अच्छा अब अगर mg इंटू cos थीटा इंटू r, अब अगर मुझे r की वैल्यू निकालनी है, अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है r l थीटा, इससे मैं लिख सकती हूँ दैट r इज इक्वल टू l sin थीटा, sin थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो r इज इक्वल टू l sin थीटा, मतलब टेंशन तो इतनी आ रही है जो ऊपर हुआ, मतलब mg r sin थीटा, सॉरी mg l sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब tan थीटा। तो अगर ये निकालना आ जाए तो ये निकालना आसान होता है। ठीक है, ये तो मैंने निकाल दिए अबाउट द पॉइंट्स। अब अगर मैं आती हूँ जो मुझसे पूछा था टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड, टॉर्क अबाउट द एक्सिस O डैश। देखो O डैश जो मेरा एक्सिस है, इस डायग्राम को थोड़ा सा क्लीन करके बनाते हैं, समझ तो है क्या हो रहा है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ एट दिस पॉइंट। ये बॉब ऑफ मास m जो एट सम पॉइंट वहां भी जाएगा ही, राइट, O डैश। ठीक है, तो मेरी फोर्स mg तो यहाँ जा रही है और जो मेरा एक्सिस O डैश है वो ऐसे जा रहा है। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि जो मेरा एक्सिस O डैश है और फोर्स mg है दोनों पैरेलल हैं
और अगर F और R पैरेलल हो, अगर फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस, देन केस 2 के हिसाब से टॉर्क ऑफ वेट इज इक्वल टू 0। तो एक चीज तो सॉर्ट आउट हुई। नेक्स्ट थिंग इज टॉर्क ऑफ टेंशन। देखो टेंशन T जो मेरी जा रही है वो जा रही है ऐसे, और जो मेरा एक्सिस O डैश जा रहा है वो जा रहा है ऐसे। एज यू कैन सी दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर फोर्स और एक्सिस इंटरसेक्ट करें, सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3 0, मतलब जो मेरी यहाँ पे नेट टॉर्क लग रही है ऑन एक्सिस अबाउट एक्सिस O ऑन डैश, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। एक तो चीज मुझे और डिस्कस करनी थी। एक तो आता है फोर्स कपल। फोर्स कपल क्या होता है, मान लो ये कुछ पॉइंट है, फोर्स है, जो भी है, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो भी है, इससे डिस्टेंस d पे ऑन बोथ साइड्स एक फोर्स F ऊपर लग रही है। मतलब ये क्या, दो फोर्स, एक पेयर है इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस का, जो अपोजिट साइड्स पे सेम डिस्टेंस से लगने वाली है। तो आप देखो ये जो है इससे मोमेंट अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड मोमेंट ये आप देखो क्लॉक के हिसाब से ऐसे क्लॉकवाइज मोमेंट जा रहा है। क्लॉकवाइज को मैं प्लस मानती हूँ FD का। परपेंडिकुलर है तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 और सिर्फ FD। यहाँ से नीचे जा रही है तो एक डाउनवर्ड या फिर घड़ी के हिसाब से दोबारा देखो क्लॉकवाइज मोमेंट एक और जा रहा है प्लस FD का। मतलब यहाँ टोटल नेट मोमेंट कितना जा रहा है, प्लस 2FD, राइट, प्लस 2FD। तो एक फोर्स कपल में क्या होता है, इसमें नेट फोर्स है वो कितनी लग रही है, उतनी ही ऊपर उतनी नीचे, तो जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन जो नेट टॉर्क है वो है 2 × F × D। मतलब फोर्स कपल में क्या होता है, दे आर अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, जो एक बॉडी ऑब्जेक्ट या किसी से भी अपोजिट साइड्स पे सेम डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शंस में लगती हैं। इनका नेट टॉर्क ऐसे डिफाइन किया जाता है, नेट फोर्स जो इनकी लगती है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक और चीज, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे मतलब अगर मान ले कि सारी फोर्स लग रही है तो वही इंपैक्ट दिखा है। यू नो व्हाट इज डायग्राम से समझाते हैं थोड़ा सा। ये है, ठीक है, ये मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए। दिस इज पोजीशन वेक्टर R1, दिस इज पोजीशन वेक्टर R3, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, देखिए, एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर R2। 3 फोर्सेस लग रही हैं, F1, F2, F3। अब इनका जो नेट मोमेंट दिख रहा है वो नेट टॉर्क दिख रही है वो कितनी है, R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3, ये नेट टॉर्क लग रही है। ठीक है, अब इसी डायग्राम में अगर मैंने अज्यूम किया, कलर दैट स्टैंड्स आउट, ये एक पॉइंट मैंने अज्यूम किया, राइट, R वेक्टर पे मैंने ये एक पॉइंट अज्यूम किया। इस पॉइंट पे क्या है, अगर सारी फोर्स लगे, मतलब R वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू, मतलब जितना इंडिविजुअल टॉर्क लग रहा है उतना ही बाद में नेट टॉर्क लगे और सारी फोर्स उस एक पॉइंट पे एक्ट करें। दैट इज व्हाट यू कॉल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, राइट। ऐसे यही फॉर्मूला है जिसे कैलकुलेट करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि 3 फोर्सेस यूं, n फोर्सेस तो प्लस अप टू Fn और वहां तक प्लस अप टू Rn क्रॉस Fn, ठीक है। तो ऐसे निकाला जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एक और छोटी सी चीज की मैं बात करना चाहूंगी, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, सो समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग टुडे क्योंकि अभी लाइट चली गई थी, बट एनीवेज हम अभी इक्विलिब्रियम कवर कर रहे थे ना। सो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नेट फोर्स मस्ट बी 0 एट ऑल पॉइंट्स, नेट फोर्स मस्ट बी 0, राइट। अच्छा, अगर नेट फोर्स 0 है मतलब टॉर्क कांस्टेंट रहेगी, तो एट एनी वन पॉइंट द टॉर्क मस्ट बी 0। अगर किसी एक पॉइंट टॉर्क 0 है मतलब बॉडी के हर पॉइंट पे टॉर्क 0 रहेगी,
क्योंकि नेट फोर्स जो है वो 0 है. सो फॉर बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स must be 0 and torque at any one point must be 0. इक्विलिब्रियम की बस ये छोटी सी चीज इक्विलिब्रियम होती है, राइट? अच्छा, इक्विलिब्रियम भी 3 टाइप्स का होता है. यू हैव स्टेबल, यू हैव अनस्टेबल, यू हैव न्यूट्रल. स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब मान लो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, यहाँ से हिल के इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर डायग्राम, ये देखिए क्लियरली, राइट? तो मेरी बॉडी थोड़ी सी डेविएट होके ऐसे चली गई, बॉडी थोड़ी सी डेविएट होके ऐसे चली गई, इस बीच में से क्यों नहीं निकलती? बस बॉडी थोड़ी सी डेविएट होके ऐसे चली गई, राइट? अब मेरे स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? ये बॉडी दोबारा ऐसे गई थी, दोबारा ऐसे वापस आ जाएगी, राइट? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? ये मेरी बॉडी है, अगर वो थोड़ा सा हिल के ऐसे चली गई तो उसके बाद जब उसे दोबारा स्टेबिलिटी अटेन करनी है, क्योंकि हिल के तो अनस्टेबल हो गई, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये फर्दर डिस्प्लेस होके यहाँ आ जाएगी, मतलब ऐसे हो गई ना, ऐसे से और ऐसे हो जाएगी. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन हिल के यहाँ आ गया, सो इट्स लाइक ठीक है, यहाँ आके रुक गया बस, और नहीं हिलेगा. आप जहाँ रखोगे मैं खुश हूँ, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट? So to quickly recapitulate, torque अब तो फिलहाल मेरा बोर्ड उड़ गया, so I just do it orally. Torque होती है the capability of a force to change the rotational motion of a body या whatever. So R cross F is unit Newton meters. Vector quantity होती है about a point निकालना हमने सीखा था. About an axis 4 cases है. अगर force axis के parallel है, net torque 0. Force axis को intersect करती है, net torque 0. अगर force और axis skew है लेकिन perpendicular है तो फिर हमने देखा था, और अगर फोर्स और एक्सिस क्यों है, ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ना परपेंडिकुलर है, ना पैरेलल है, तो फिर उसको पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिसॉल्व करो. पैरेलल का 0, परपेंडिकुलर का हमने निकाला देखा था. हमने कपल फोर्सेस देखी थी, विच इज बेसिकली 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो एक बॉडी के इक्वल डिस्टेंस बट अपोजिट साइड्स पे जाके ऐसी लगती हैं. नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क इज 2 × F × D, राइट? इसके बाद हमने देखा था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. उसमें क्या था कि ऐसा पॉइंट, अगर सारी फोर्स उस पॉइंट पे लगे हैं मिलके तो इम्पैक्ट वही हो. उसका भी हमने फॉर्मूला देखा था, यू कैन डिवाइड एंड चेक इफ यू वांट टू.